हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मिशन जेआरएफ के परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सबसे पहले यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम का व्याख्या एवं चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिसंबर 2024 का फॉर्म आ चुका है और वह फॉर्म भराना भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्द उसका समाप्त हो जाएगा और जनवरी में उसका परीक्षा तिथि भी दे दिया गया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग 2 पेपर में परीक्षा होती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी में हम लोग सबसे पहला जो होता है वो 10 इकाई में पूछा जाता है। 10 इकाई में से हम लोग सबसे पहला इकाई देखेंगे। पहला इकाई जो है वह हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जो है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए, इस इकाई को पढ़ने के लिए किस-किस सोर्सेस का हम लोग सहयोग लेंगे, उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अपहट, पुरानी हिंदी के संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। दूसरा है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी, हिंदी की भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, खंडी और खंडियतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा का प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम, हिंदी, कंप्यूटर हिंदी, हिंदी हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानवीकरण। यहाँ विशेष रूप से जहाँ से इस इकाई में प्रश्न बनते हैं उस पे हम लोग देखेंगे। यहाँ जो है विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। आप लोगों की पता होगा कि हर वर्ष कहीं ना कहीं संवैधानिक स्थिति ये जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो अनुच्छेद, हिंदी के संवैधानिक स्थिति में जो अनुच्छेद है वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हर वर्ष कुछ ना कोई अनुच्छेद से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आप देखेंगे आजकल जो प्रवृत्ति चली है वह व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था, संदर्भ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, यहाँ से भी कहीं ना कुछ प्रश्न आजकल पूछ दिए जा रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पहले आप लोग को भाषा का विकास का भी जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए। प्राचीन, यहाँ लगभग नगण्य 1-2 प्रश्न कभी-कभार पूछे जाते हैं इस सब पोर्शन से। ज़्यादातर हमने जैसे आपको बताया संवैधानिक स्थितियाँ से पूछी जाती है और फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, यहाँ से और थोड़ा बहुत व्याकरणिक दृष्टि से आजकल पूछ लिया जाता है। बाकी आपको थोड़ा बहुत इनका भौगोलिक विस्तार जो है यहाँ जानकारी होनी चाहिए। उपबोलियाँ, पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, इसमें कौन सी बोली, उपबोली और किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये सब आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तब आप लगभग इकाई 1 के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसको आप पढ़ने के लिए या तो फिर हम जब इकाई 1 पढ़ाएंगे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या तो फिर आप दृष्टि वाली पुस्तक जो है उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। या तो फिर आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे वाली पुस्तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका इकाई 1 पे हो गया। अब हम लोग इकाई 2 पे बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी इकाई है। वह है इकाई 2, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसमें जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास पे आते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, विशेषताएं, साहित्य की प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकाल, हिंदी की जैन साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, अमीर खुसरो
की हिंदी कविता, विद्यापति, उनकी पदावली एवं लौकिक साहित्य। ये आपका आदिकाल है। भक्तिकाल फिर हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। भक्तिकाल आप जैसे पढ़ लेंगे फिर आपको रीतिकाल यहाँ देखने मिलेगा। रीतिकाल से आप जैसे आगे बढ़ते हैं फिर आप लोगों को आधुनिक काल देखने मिलता है। यहाँ विशेष रूप से 3 काल और इसके बाद जो अन्य गतिविधियाँ हैं उस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इन तीनों काल को पहले अगर आप देखें तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आएगी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये कहाँ से पढ़े। जैसे सभी लोग कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ लेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वाली पुस्तक ही सिर्फ पढ़ने से आपका नहीं होगा। आप सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले आपको विश्वनाथ त्रिपाठी वाली पुस्तक आप लोग को सभी को रखना चाहिए। विश्वनाथ त्रिपाठी एक सरल हिंदी साहित्य का इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही मार्मिक ढंग से और संक्षेप में एक साहित्यिक समझ के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। फिर आप दूसरी पुस्तक अगर पढ़ना चाहेंगे तब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी इसको समझने में आपको काफ़ी क्लिष्ट हो जाएगा। तो आप लोग पहले अगर पढ़े रहेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी वाली पुस्तक तो इसको आप लोग लगभग सरलता से समझ सकते हैं। तब भी आपको नहीं समझ में आए तो अब डॉक्टर नगेंद्र वाली जो पुस्तक आती है बहुत मोटी हो जाती है, उस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि आप जितना कम पुस्तकों का संकलन रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पुस्तकों का संकलन रखते हैं तो आपके साथ समस्या यह हो जाती है कि पुस्तकें कौन पढ़े नहीं पढ़े, ये छूट रहा वो छूट रहा, ये वाली समस्या आपको सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि जितने कम पुस्तक हो सके। पहला 1 नंबर जो हमने बात की है वह विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बात की है, सरल इतिहास जो है उनका हिंदी साहित्य का सरल। दूसरा हमने जो बात की है वो शुक्ल वाली पुस्तक की बात की है जो एक बहुत, और अगर बहुत हो सका तो आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक रख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक बहुत मोटी हो जाती है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम परीक्षा दृष्टिकोण से हो जाता है। आगे चल के जब आप जेआरएफ के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तब भी ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए इतना हमने आप लोग को देख लिया। अब हम लोग आगे चढ़ेंगे। आगे जब हम लोग चलेंगे तो हमारे पास गद्य विधाएँ की बात आती है। तो गद्य विधाएँ भी आप वहीं से जब आप पढ़ेंगे नगेंद्र वाली पुस्तक तो लगभग आपको वहाँ से मिल जाएगा, या तो फिर थोड़ा बहुत आप दृष्टि के साथ साथ आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक का मदद ले सकते हैं। क्योंकि इकाई 2 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग यहाँ से पूछा जाता है। आजकल जो प्रवृत्तियाँ चली है कि कोई भी नाटक की विशेषता वगैरह भी पूछ दिया जाता है। जब आप डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ से आपको लगभग चीज़ें की जानकारी मिल जाएगी। ये हो गई। अब हम लोग जैसे उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए या तो फिर आप एक पुस्तक आती है वह है प्रभात प्रकाशन की पुस्तक, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी अच्छा से हर चीज़ को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करें। इकाई 2 में लगभग की चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग इकाई 3 पे चलेंगे। इकाई 3 जो है वो साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र के लिए ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत लोगों को काव्य शास्त्र जो साहित्य शास्त्र है वह बहुत क्लिष्ट और कठिन लोगों को समझते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। जैसे इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का काव्य, यहाँ से आपका जो है ये आपका भारतीय काव्य शास्त्र हो गया, और उसके नीचे जो है आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो जाएगा। तो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य अरस्तु है, प्लेटो है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, त्रासदी है, विरेचन है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है, कॉलरिज की कल्पना और फैंटेसी है, टी.एस. इलियट का है नैर्व्यक्ता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आइए रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये जो है आपका काव्य शास्त्र में आपका विशेष रूप से हो जाता है। तो इनसे आप 2-3 ही पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं जो आपको सबसे पहला आप अगर
आपके पास अगर दृष्टि वाली पुस्तक है तो आपको वहाँ भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। अगर नहीं है तो एक चीज़ जो आप गूगल पे भी, आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का नोट्स ये काफ़ी अच्छा से बना हुआ है। इग्नू का नोट्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी मदद मिलेगा। और साथ में आप एक और पुस्तक अगर सहारा ले सकते हैं, दूसरा है निशा अग्रवाल वाली पुस्तक, निशा अग्रवाल वाली पुस्तक। और तीसरा अगर आप लेना चाहें तो गणपति चंद्रगुप्त की ले सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त का जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों दिया हुआ है गणपति चंद्रगुप्त में, जबकि निशा अग्रवाल में आपका सिर्फ भारतीय मिलेगा। इग्नू में भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको दिया हुआ। इग्नू का नोट्स आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी गहराई से दिया, उसमें थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर जड़ से समझ का विकास करते हैं। अब अगला चलेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में आप कोई भी पुस्तक का नहीं सहारा लेंगे क्योंकि इसमें जितनी आप गहराई से जाएंगे उतना आपको जाना पड़ेगा। आप सिर्फ दृष्टि का ही सहारा लेंगे। दृष्टि वाली पुस्तक आपके लिए पर्याप्त है, या तो फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारा इन पे वीडियो बना हुआ है, आप इसको देख लेंगे। अब हो गई आपका यूनिट 4 खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 5 पे, कविता। कविता आप अपने से अगर पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इकाई बाय इकाई हम आपको पढ़ाएंगे। और आप अगर आप इस पे पुस्तक लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा जो कि पर्याप्त नहीं हो सकेगा। आप अगर लेते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ेगा इतनी सारी पुस्तकों का, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब बात रही उपन्यास। उपन्यास देखिए कि टोटल उपन्यास 13 उपन्यास दिए गए हैं कि कुल कितने 13 उपन्यास है। 13 में से मात्र 8 ही ऐसे उपन्यास हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि आपके पास ऐसा 5 उपन्यास ऐसे होते हैं जिन पर लगभग नगण्य के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास जो बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ से प्रश्न आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये उपन्यास आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो हम लोग चलेंगे, जैसे सबसे पहले आपको गोदान आपके पास होना ही होना चाहिए। शेखर एक जीवनी होना ही होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। परीक्षा गुरु से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देवरानी जेठानी से भी। बाण भट्ट की आत्मकथा ये भी एक अच्छी पुस्तक है, ये भी आपके पास होना ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका मेला आंचल बहुत अच्छी, ये होना ही चाहिए। उसके बाद आप धरती धन्ना अपना, ये आपके पास होना ही नहीं चाहिए। तमस से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। झूठा सच से भी आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राग दरबारी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका बंटी से भी। बाकी इन मानस कहाँ से थोड़ी कम प्रश्न तो यहाँ से भी बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम इनसे प्रश्न बन रहे हैं। आप जिंदगी नामा से भी थोड़ा बहुत प्रश्न बन रहे हैं, अब थोड़ा बहुत बनने लगे, पहले बराबर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता था। इतनी सारी आपके पास, और इसके साथ मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल्स में इन सब चीज़ों को शॉर्ट नोट्स और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस वर्ष किस बिंदु से प्रश्न उठाया गया है, उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। अब हम लोग आ गए कहानी। कहानी में विशेष रूप से आपके पास कहानी मैं स्वयं आप लोग को पढ़ाऊँगा या तो फिर मैम पढ़ाएँगी। कहानी में आप लोग को सबसे पहले कहानी से प्रश्न क्या बनते हैं? कहानी से आपका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, किस वर्ष प्रकाशन वर्ष होगा, किस पुस्तक में पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसके पहले लेखक कौन थे, बाद में इसका संपादन किसने किया, यह किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ, यहाँ से प्रश्न। अब बीच बीच से कथन पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस कहानी का है, प्रश्न यहाँ से भी लगभग बन जाते हैं। ठीक है, कहानी में विशेष रूप से इतना ही, ज़्यादा नहीं आपसे पूछे जाते हैं। अब हम आप लोग कुछ कहानी के बाद हम लोग चलेंगे नाटक। नाटक में आप लोग को अभी पढ़ाना मैं शुरू भी कर दिया हूँ। आपको आज से आपको भारतेंदु की दोनों अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा आप लोग को देखने मिलेगा। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मुख्य रूप से भूमिका से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भूमिका से प्रश्न कि यह किस नाटक की भूमिका में कहा गया और भूमिका का संपादन किसने किया, ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि भूमिका का संपादन किसने किया। वैसे और इसका उद्देश्य क्या था, जैसे जयशंकर प्रसाद के जितने नाटक आप देखेंगे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय प्रधान इसका नाटक रहा है।
तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। और अंधा युग कहीं महाभारत पे, अंधा युग धर्मवीर नाटक है, या अंधा युग महाभारत पर आधारित। प्रश्न यह भी पूछा गया था कौन सा नाटक महाभारत के 18वें दिन पर आधारित है, तो यह भी एक नाटक है। सिंदूर को होली, आधे अधूरे, आषाढ़ के एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार्य, अंजोदती, महाभोज। यह कुछ 12 लगभग आपके पास नाटक है। आप लोग नाटक का मैं पीडीएफ पढ़ा दूंगा, या तो फिर आप दृष्टि का सहारा ले सकते हैं, या एक आध बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। नाटक बहुत बड़ी पुस्तक नहीं होती है, छोटी छोटी पुस्तक होती है। निबंध आजकल आप देखेंगे निबंध का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, निबंध का अक्सर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं जो आपको पीडीएफ पर्याप्त नहीं होता है। जैसे पूछा गया था कि शिव शंभू के चिट्ठे का भूमिका का संपादन किसने किया। अब ये आपको पीडीएफ में देखने नहीं मिलेगा, इसलिए प्रॉपर इसकी आपको पुस्तक होनी चाहिए। ये इसलिए कुछ कुछ ऐसी चीज कविता के अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लगभग से हम इनका फिर प्रेम और मजदूरी का आपको ये पूछ दिया, अध्यायीकरण जो क्या उपाध्याय भी पूछ दिया जाता है, संस्कृति और सौंदर्य, संस्कृति और सौंदर्य, यहाँ से भी काफी निबंध से प्रश्न पूछे गए, यहाँ भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे मुख्य रूप से जो है वह आत्मकथा और जीवनी के बारे में। आत्मकथा और जीवनी इकाई 10 ये अंतिम है, और लगभग प्रश्न जो इसमें भी आपको कुछ कुछ पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि माटी की मूर्तें, मुर्दहिया, प्रेमचंद के घर में एक कहानी, यह भी आवारा मसीहा, ये सब बहुत, आवारा मसीहा से तो बहुत डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है। एक कहानी यह भी मुर्दहिया प्रेमचंद के घर में, यहाँ से प्रश्न इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। माटी के मूर्तें से उपाध्याय जितने हैं, इसके उपाध्याय से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उपाध्याय से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसमें से कुछ और है, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ से भी उपाध्याय से यह 4 अध्यायों में बांटा गया, चारों अध्याय पूछते। अपुत्री से थोड़ा कम प्रश्न बनते हैं, भोला राम के जीव से थोड़ा, जामुन के पेड़ से। संस्कृति के 4 अध्याय में आप पूरा पढ़ने की कभी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ अध्याय से ही प्रश्न, उपाध्याय जो दिया हुआ है उपाध्याय से ही प्रश्न ज्यादातर पूछ दिए जाते हैं, उपाध्याय से कि कहाँ से प्रश्न है। फिर आप एक लेखक की डायरी आप मुक्ति बोध की देख लेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा से थोड़े बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको बहुत कलिष्ट पड़ जाएगा। मैं इसे पढ़ाऊंगा, अरे और रहेगा, तो यहाँ से भी उपाध्याय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोगों ने मुख्य रूप से शॉर्टकट में जितना कम संक्षेप में हो सका, हम लोगों ने संपूर्ण सिलेबस का जिक्र किया। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो इकाई भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक लगे हैं, हम सबसे पहले नाटक से ही शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक लगे हुए हैं, अंधेर नगरी, ये जो आप नाटक देख रहे हैं, यह नाटक अंधेर नगरी और भारत दूसरा। सबसे पहले हम लोग भारतेंदु के विषय में पढ़ेंगे कि भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ, फिर इनके शिक्षण कैसा हुआ, पालन पोषण कहाँ हुआ, फिर इनकी मृत्यु कैसी हुई, इन सब चीज़ों, इनके पिता कौन थे, पहला नाटक कौन सा, मतलब विशेष पहले विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, फिर अंधेर नगरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग भारत दुर्दशा में जाएंगे। अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।